वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी का हमारे ऑलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज स्टूडेंट मेरी जो क्लास होगी वो होगी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट की। जो सब्जेक्ट है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, यानी फसलों में लगने वाले प्रमुख रोग और उनका कैसे हम प्रबंधन करेंगे। इसके अंतर्गत आज मैं पढ़ाऊंगा आपको डिजीज ऑफ पी, यानी मटर की फसल के प्रमुख रोग। तो मटर की फसल की प्रमुख रोग की जब बात आती है तो प्रमुख रोग में सबसे जो मेजर डिजीज है वो है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज, ठीक है ना। पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, जिसको हम चूड़ित आसिता रोग के नाम से जानते हैं। तो ये मटर की प्रमुख जो है वो मटर की फसल का प्रमुख रोग है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी पी को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज मैं पढ़ाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज यानी मटर की चूड़ित आसिता रोग, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मटर का चूड़ित आसिता रोग, या फिर इसे बुकनी रोग के नाम से भी जानते हैं। सफ़ेद बुकनी रोग से भी नाम से इसको जाना जाता है, या फिर इसे मिल्ड्यू डिजीज भी जो है वो कहते हैं। इसे कुछ जगह जो है वो खस्ता रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है वो मटर की फसल का काफ़ी महत्वपूर्ण रोग होता है जो एक कवक के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। ये कैसा डिजीज होता है? एक फंगल डिजीज होता है जो मटर की फसल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो प्रभावित करता है। इसके द्वारा जो मटर की फसल होती है वो लगभग 30 से लेकर के लगभग 60-70% तक जो है इसमें लॉस जो है वो देखा गया है। अगर भयानक रूप से फैल जाता है तो मटर को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन होता है स्टूडेंट, वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। यानी इसको साधारण भाषा में पी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के नाम से जानते हैं, या फिर इसके जब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक इसका जो डोमेन होता है वो होता है यूकैरियोटा, ठीक है। डोमेन जो होता है इसका यूकैरियोटा होता है। ये किस प्रकार का रोग होता है? ये एक प्रकार का क्या होता है? फंगल डिजीज होता है, ठीक है ना। कैसा डिजीज होता है? फंगल डिजीज, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कवक रोग के नाम से जानते हैं। इसका जो किंगडम होता है स्टूडेंट वो होता है फंजाई, यानी एक फंगस रोग होता है, इसको हम कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक भी जो है वो कहते हैं। इसका जो डिवीज़न होता है वो होता है एस्कोमाइकोटा। क्या होता है? एस्कोमाइकोटा। और इसका क्लास होता है जो वो होता है लेट्रियोमाइसिटीज। क्या होता है? लेट्रियोमाइसिटीज। और इसके बाद बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर इसका होता है इरिस्थेफेलस होता है। फैमिली जो इसकी होती है इरिस्फेलिसी होती है, और जीनस जो होता है इरिस्फे होता है, और इसका स्पीसीज जो होती है ईपीसी होता है। और जब बात करेंगे इसके साइंटिफिक नेम की, इसका जो बायोनोमल नेम होता है वो इरिस्फी पीसी होता है। क्या होता है? इरिस्फी पीसी नाम से इसको साइंटिफिक नेम इसका जो है वो होता है। ये एक प्रकार का पैथोजन होता है जिसको कवक कहते हैं, फंगल कहते हैं। और फंगस जो होता है उसका वो होता है इरिस्फी पीसी, यानी इसका जीनस जो होता है वो इरिस्फी होता है, और जिसकी स्पीसीज होती है वो पीसी होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका साइंटिफिक नेम जो है वो डिसाइड जो है वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद बात करेंगे इस रोग के बारे में। तो यह रोग जो है वो संसार के उन सभी भागों में पाया जाता है जहां पर मटर की यानी पाइशम सटाइवम की खेती की जाती है, ठीक है। तो मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइशम सटाइवम। क्या होता है? पाइशम सटाइवम, ठीक है। तो यह रोग जहां पर भी मटर की खेती की जाती है, ठीक है। तो वैसे तो कई सारे देशों में की जाती है, ठीक है, भारत में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और आपके यूएसए, कनाडा, जापान, जहाँ कई सारे देश हैं जहाँ पर मटर की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। जब बात करें इंडिया की तो भारत में इसकी खेती प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका, इधर जो है आपका आपके उत्तर प्रदेश के जो है बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है वो मटर की खेती जो है वो की जाती है। तो जितने भी मटर के कल्टीवेशन एरिया हैं वहाँ पर ये रोग प्रमुखता जो है वो पाया जाता है। और ये मटर की फसल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करता है। जब हम सबसे पहले इसको देखेंगे तो सफ़ेद कलर के धब्बे मटर की फसल के पत्तियों के ऊपर जो है वो दिखाई पड़ते हैं। आप जनरली आप सामान्य सी भाषा में आप खेत में जाएंगे तो सफ़ेद कलर का देखेंगे कि मटर की पेड़ की पत्तियों पे सफ़ेद कलर का पाउडर जो है वो धब्बे जो है वो जमा होगा, ठीक है। वही इसका जो है मुख्य लक्षण जो है वो होता है। इसके बाद
सर्वप्रथम भारत में इस रोग को वर्ष 1918 में उल्लेख किया गया था। तो इंडिया की बात करेंगे तो इस रोग को कब देखा गया था, वर्ष 1918 में था। और मटर इस रोग का आक्रमण शुष्क मौसम में फलियों के बनते समय होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, यह रोग जो है ज़्यादा आर्द्र मौसम जब होता है, यानी जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जब आर्द्रता ज़्यादा होती है, वातावरण में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यह रोग नहीं फैलता है। और यह रोग जब शुष्क होता है, ड्राई कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की, मौसम में नमी की मात्रा कम होती है, तो इस रोग के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बात करेंगे इसकी, तो ये जो है जो लेट सोइंग करते हैं, जो मटर की लेट जो है वो सोइंग करते हैं, ठीक है, जब हम देरी से मटर को बोते हैं तो इस रोग के फैलने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फलियों आने के समय फलियां जो है वो जब अगर शुष्क मौसम में, यानी आपका लास्ट फरवरी मार्च में बनती हैं, ठीक है, तो उस समय इस रोग के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है कि वातावरण में नमी की मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी ड्राई कंडीशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो इसके फैलने के लिए कौन सी कंडीशन अच्छी हो, शुष्क मौसम अच्छा होता है, यानी ड्राई कंडीशन जो है वो सबसे अच्छी जो है वो मानी जाती है, ठीक है। शीघ्र पकने वाली जातियों में हानि कम होती है, परंतु रोग का जब भीषण प्रकोप होता है तो 100% तक होता है। तब खेत में फलियों की संख्या 21-31% जो है वो घट जाती है, और इसके भार में 26 से 47% जो है वो कमी आ जाती है, ठीक है ना। इसमें जो है वो जनरली इसका जो लॉस होता है वो 30 to 40% होता है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में प्रकोप हो गया तो 100% भी लॉस जो है इसके द्वारा हानि जो है वो देखी गई है। और बात करेंगे तो सबसे पहले जो प्रभावित करता है तो फलियों की संख्या जो है वो 21 से 31% जो है वो कम हो जाती है, और इसका भार जो होता है वो 26 से लेकर 47% जो है वो कम हो जाता है। यानी इस रोग का जब प्रकोप होता है तो फलियों की संख्या घट जाती है, तथा जो मटर दाने लगे भी होते हैं उनके भार में भी, वेट में भी कमी आ जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है और भार में भी जो है वो कमी आ जाती है इस रोग के द्वारा, ठीक है। इसके बाद इस रोग को उत्पन्न करने वाला जो कवक है वो संसार के विभिन्न भागों में लगभग 352 स्पर्पोसी उसकी पैरासाइट जातियों के रूप में मिलने पर उल्लेख किया गया है। और इस कवक के विभिन्न क्रियात्मक प्रभेद अन्य फसलों जैसे धनिया, सौंफ, रिजका, उर्द, गोभी इत्यादि पर भी संक्रमण जो है वो करते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करेंगे इस रोग की तो ये जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है इसकी लगभग 352 अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं जो परपोषी पैरासाइट के रूप में जो है वो प्लांट्स में मौजूद होती हैं, और ये रोग प्रमुख रूप से कई सारी फसलों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो आपके दलहन वर्गीय फसलें हैं उसमें भी पाया जाता है, सब्जी वर्गीय फसलें हैं उस जैसे धनिया, सौंफ, रिजका, उर्द में भी प्रमुख रूप से पाया जाता है, गोभी हो गया इत्यादि कई सारी फसलें हैं जिसमें इसका संक्रमण इन्फेक्शन जो है वो देखा गया है, ठीक है ना। तो इन फसलों को भी जो है वो, मटर के अलावा इन फसलों को भी ये प्रमुख रूप से प्रभावित जो है वो करता है, ठीक है। अब लक्षण की बात करेंगे तो सर्वप्रथम रोग पौधे की पत्तियों पर दिखाई देता है, ठीक है ना। सबसे पहले जो है वो इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं। पत्तियों के ऊपर जो है वो एक सफ़ेद कलर के जो है वो धब्बे जो है वो पाउडर में के रूप में दिखाई देते हैं, कई जगह स्पॉट के रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है। और बाद में पौधे के दूसरे भागों पर भी फैल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लक्षण पत्तियों पे दिखाई देते हैं, सफ़ेद कलर के धब्बे, और फिर वो तनों पर भी और फलियों पे जो है वो पहुंच जाते हैं और पूरे प्लांट्स को जो है वो कवर कर लेते हैं और पूरे पौधों को प्रभावित जो है वो करने लगते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे तो आरंभ में पत्तियों की दोनों सतहों पर सफ़ेद चूर्ण धब्बे, कैसे धब्बे दिखाई देते हैं, सफ़ेद चूर्ण, यानी वाइट फ्लोरी पैचेस बनते हैं जो बाद में तंतु, फलियों, तने इत्यादि के ऊपर बन जाते हैं, जो बाद में पौधे के प्रत्येक भाग में जो है वो पहुंच जाते हैं। अब इमेज के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, तो ये जो फर्स्ट इमेज है आप देख सकते होंगे, ये जो पहली इमेज है आप देख रहे हैं पत्तियों पर इस प्रकार के पैचेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है, वाइट फ्लोरी पैचेस, ठीक है ना,
वाइट फ्लोरी पैचेज जो है वो दिखाई देते हैं। ये सफ़ेद कलर के जो है वो धब्बे जो है वो दिखाई देते हैं पत्तियों पर। ऐसा लग रहा है कि कोई सफ़ेद कलर का पाउडर जो है वो छिड़क दिया गया हो। इस प्रकार के लक्षण जो है वो पत्तियों पर सर्वप्रथम जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यही लक्षण जो है वो धीरे धीरे फलियों पर भी जो है वो प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, इसके जो स्पोर्स होते हैं वो सर्वप्रथम पत्तियों में धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। फिर इसका माइसीलियम जो कवक जाल होता है वो पूरे पत्तियों पर, तनों पर और जो है वो फलियों पर जो है वो फैल जाता है। इस प्रकार से पूरे प्लांट को जो है वो प्रभावित जो है वो कर देता है। ठीक है ना। दूसरे इमेज की बात करेंगे तो दूसरे इमेज में भी इस प्रकार के लक्षण इसके दिखाई देते हैं। ठीक है, जो लेट सोइंग होती है, जिसमें देरी से जब फसल की बुआई होती है तो फलियों को ये ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करता है। ठीक है ना। इस प्रकार से जो फली हैं उसमें पैचेज आपको दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? पैचेज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जैसे आप देख रहे हैं तो ये सफ़ेद कलर के जो धब्बे होते हैं ये धीरे धीरे भूरे एवं काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं, फलियों की गुणवत्ता को डिक्रीज कर देते हैं। फलियों का जो दानों का वजन होता है वो कम हो जाता है और फलियां भी नष्ट हो जाती हैं। यानी लगभग 21 से 25% जो है वो फलियां बनना नहीं बनती हैं। यानी टोटल प्लांट की जब बात करें तो टोटल पौधे में जो है वो लगभग 21 से 25% फली का निर्माण नहीं हो पाता है। और जिन फलियों का निर्माण भी हो जाता है उसके दाने बिल्कुल हल्के रह जाते हैं, उसमें दाने का जो भार होता है वो कम हो जाता है। इससे दाने की गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है और दाने की मार्केट वैल्यू जो होती है वो भी डिक्रीज जो है वो हो जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये रोग जो है प्रमुख रूप से प्रभावित जो है वो करता है। ठीक है, अगली इमेज में हम देखेंगे कि जब हम पत्तियों में देखेंगे तो मुख्य रूप से लीफ में इस प्रकार के कैरेक्टर जो है वो नज़र आते आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये पैच कलर के वाइटी फ्लोर दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो है वो धब्बे जो है वो दिख रहे हैं। ये जो वाइट मोल्ड दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? एक प्रकार का वाइट माइसीलियम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? वाइट माइसीलियम। ठीक है ना। ये एक प्रकार का कवक जाल होता है जो धीरे धीरे छोटे छोटे धब्बे होते हैं, बाद में पूरे जरा जो है वो पूरे पत्ते को, पूरे पत्तियों को जो है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के लक्षण आपको मटर के पौधे में जहाँ भी दिखाई दें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यह जो है वो आपका पी मिल्ड्यू डिजीज है, यानी आपकी मटर का चूड़ित आसिता रोग जो है वो है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है। ठीक है ना। तो इसे ही पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं। आप आसानी से इसकी पहचान जो है वो कर सकते हैं और इसका तुरंत ट्रीटमेंट करना जो है वो आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। क्या है? ये आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। किसका? माइक्रोस्कोपिक ठीक है ना। ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, हम लीफ का डिसेक्शन करते हैं और माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम डिजीज़ को देखते हैं तो इस प्रकार के जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये इसके क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। ठीक है ना। ये स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स जो है वो एक दूसरे से मिल करके मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई हो करके पूरे प्रत्येक भाग में, प्लांट के प्रत्येक भाग पर जो है वो पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की माइक्रोस्कोपिक संरचना इस रोग की दिखाई देती है। हम माइक्रोस्कोप की सहायता से इस रोग को जो है वो, इसके पैथोजेंस को जो है वो देख सकते हैं। देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना जो है वो दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसके लक्षण को हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कि इसमें क्या होता है कि इसमें पहले धब्बे छोटी छोटी रंगहीन कलंक चित्तियों में, स्पिक्स में दिखाई दें, चित्तियों के रूप में बनते हैं, परंतु बाद में इनके चारों ओर जो है वो पाउडरी मास फैल जाता है। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम जो है वो इसके लक्षण चित्तियों के रूप में, छोटी छोटी सफ़ेद जो है वो चित्तियों के रूप में दिखाई देंगे। फिर यही जो है वो माइसीलियम मल्टीप्लाई हो करके पूरे जाल के आकार में सफ़ेद पाउडर का एक जाल बना लेते हैं और पूरे प्लांट पे जो है वो फैल जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, जैसा कि आपको मैंने पत्तियों पे दिखाया भी। इसके बाद यह पृष्ठीय चूर्ण जो होता है, पूर्ण समूह वास्तव में परजीवी का कवक जाल एवं बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं?
परजीवी के कवक जाल होते हैं एवं क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, यानी स्पोर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, रोगी पौधों में वाष्पोत्सर्जन एवं श्वसन क्रियाएं बढ़ जाती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कम हो जाती है। तो जब इनका जो कवक जाल होता है, माइसीलियम होता है, वो सफ़ेद कलर की पूरी पत्तियों को ढक लेता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें वाष्पोत्सर्जन और श्वसन क्रियाएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। यानी आप जो देख रहे हैं ये जैसे प्लांट है, इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रांसपायरेशन और क्या होता है, रेस्पायरेशन की क्रिया है, रेस्पायरेशन यानी श्वसन, ठीक है ना। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन को हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या कहता है कि जो जल को पौधे क्या करते हैं, जड़ से ग्रहण करते हैं और पत्तियों के माध्यम से उड़ा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इससे पौधों का जो है वो शारीरिक क्रियाओं का संचालन होता है, तापमान जो उनका होता है वो नियंत्रित रहता है, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन क्या करते हैं, पौधे जो एक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें पौधे जो है वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो छोड़ते हैं, तो ये श्वसन की क्रिया जो है वो पौधों में होती है। तो ये ट्रांसपायरेशन और रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है ये बहुत तेज़ी से होने लगती है। इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, इसकी गति और तेज़ी से बढ़ जाती है, यानी पौधे पानी का लॉस ज़्यादा करने लगते हैं और रेस्पायरेशन तेज़ी से करने लगते हैं। और क्या घटता क्या है, ये दोनों क्या होती हैं, ये इंक्रीज़ होती हैं, क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। और ये भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। और जो फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो क्रिया क्या होती है, बाधित हो जाती है। इस रोग के द्वारा सफ़ेद पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन और श्वसन की क्रिया जो होती है वो बढ़ जाती है, और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो क्रिया क्या होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो घट जाती है, जिससे पौधे अपना अच्छे से भोजन नहीं बना पाते हैं। और जब पौधे अपने से भोजन नहीं बना पाते हैं तो इनमें क्या होता है, कई प्रकार के विकार जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। पौधों की पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं, प्लांट की पत्तियां पीली हो जाती हैं और पौधे बिल्कुल जो है वो उनका वेट क्या होता है, बिल्कुल लॉस हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण जो है वो इसमें सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बात करूँगा कि इस प्रकार से रोगी पौधे छोटे रह जाते हैं और उनकी फलियां भी कम लगती हैं, ठीक है। तो जब उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, पौधे छोटे रह जाते हैं और उससे फलियों की संख्या क्या होती है, घट जाती है, और जो फलियां लगती भी हैं उसमें दाने बिल्कुल कमज़ोर रह जाते हैं, ठीक है। और उसका भार घट जाता है। पत्तियों के जिस स्थान पर परजीवी पैरासाइट का कवक जाल फैला होता है वहाँ की कोशिकाएं क्या होती हैं, नेक्रोसिस हो जाता है, क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है ना। नेक्रोसिस कैसे कहते हैं, डेड टिश्यूज इज नोन एज नेक्रोसिस, क्या होता है, डेड टिश्यूज इज नोन एज नेक्रोसिस, ठीक है ना। डेड टिश्यूज इज नोन एज नेक्रोसिस। जो पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, मृत हो जाती हैं। जो इसका पैथोजन होता है, कवक होता है, वो पूरी तरह से कवर कर लेता है, और जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है ना। डेड टिश्यूज नोन एज नेक्रोसिस, ठीक है ना। मृतक उतक को ही क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। तो नेक्रोसिस जब काज होता है तो पत्तियां क्या होती हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं और पौधा बिल्कुल वेट उसका बिल्कुल लॉस हो जाता है और काफ़ी उसका दानों की संख्या बिल्कुल घट जाती है और काफ़ी नुकसान जो है फार्मर्स को हो जाता है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ इसकी कि इसमें एटियोलॉजी क्या होता है इसका। तो इसमें एक जैव परपोषी बायोट्राफ या अविकल्पी परजीवी ऑब्लिकेट पैरासाइट कवक होता है। ये जो फंगस होता है वो एक प्रकार का जो है वो ऑब्लिकेट पैरासाइट होता है, अविकल्पी परजीवी होता है। इसका कवक जाल बहुत परिवर्ती या अस्थिर, दीर्घायी या आपाती
पेरिस्टिम या स्पेसिफिक एवं बाह्यदल्पी इकोटाइफिटी जो है वो होता है, ठीक है ना। ये इसकी बायोलॉजी होती है। और इसके बाद जो है वो इसमें जो कवक तंतु होते हैं वो क्रिस होते हैं, सिलेंडरकार होते हैं, यानी जो इसका जो इसके शेप एंड साइज होता है फंगस का वो इसमें बताया जाता है कि ये एक प्रकार के जो है वो ऑब्लिकेट पैरासाइट होते हैं, सिलेंडर का आकार होते हैं, बेलनाकार इसकी आकृति होती है, और क्या होता है ये पटयुक्त होते हैं, ठीक है ना। ये जो है वो पटयुक्त होते हैं और एक केंद्रीय होते हैं, ठीक है ना। वन सिलेंड्रिकल होते हैं, अल्पतम शाखित होते हैं, ठीक है ना। और इनके जो है वो ये कई ब्रांचेज होती हैं, इसमें शाखीय ब्रांचेज होती हैं, और ये एपेरिसेरिया द्वारा पत्तियों की सतह पर चिपके रहते हैं। किसके द्वारा? आसगांगो, जिसको एपेरिसोरिया बोलते हैं, उसके द्वारा क्या होते हैं, पत्तियों पे क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। और क्या होता है इनका जो कवक तंतु होता है जिसे हम माइसेलियम कहते हैं, वो परपोषी बाह्य त्वचा का वेधन करते हैं, ठीक है ना। जो इसकी त्वचा होती है, बाहरी त्वचा होती है पत्तियों को, उसको पेनिट्रेट करते हैं, उसमें जो है वो प्रवेश करते हैं, ठीक है, वेधन करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। क्या करते हैं? पेनिट्रेट, उसमें क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और बाह्य त्वचा कोशिकाओं के भीतर एक शपिल लूब एवं गोल कोष के रूप में फूल करके चुस्कांग बनाते हैं, जो कोशिका से भोजन अवशोषण करके कवक जाल को पहुंचाता है, ठीक है ना। तो इनके जो पैथोजेंस होते हैं वो किस प्रकार से जो है वो पोषण को ग्रहण करते हैं पत्तियों से, किस प्रकार के माइसीलियम ग्रो करते हैं, वो इसमें जो है वो आपको बताया गया है, ठीक है। अब इसके बात करेंगे डिजीज साइकिल की, इनका रोग चक्र, और ठीक है ना। तो रोग चक्र की जब बात करेंगे और अनुकूल परिस्थितियों की, तो इनका कवक जो होता है एरिसाइफी पॉलीमोनी अनेक एक वर्षीय बहुवर्षीय परपोषी पौधों पर आक्रमण करता है, ठीक है ना। यानी इसका जो पैथोजन होता है एनुअल, बाइन्यूअल और पेरिन्यूअल प्लांट पे जो है वो अटैक करता है, ठीक है ना। सरसों वर्गीय फसलों में भी ये रोग पाया जाता है, गोभी वर्गीय फसलों में भी ये रोग पाया जाता है, और मटर वर्गीय फसलों में भी ये रोग पाया जाता है, और कई सारे वेजिटेबल प्लांट में भी ये रोग प्रमुख रूप से पाया जाता है, ठीक है ना। यानी एनुअल, बाइन्यूअल, पेरिन्यूअल प्लांट्स को भी ये अटैक जो है वो करता है। इसके क्लाइटोस्थिथियम भूमि में गिरे पौधों के रोगग्रस्त अवशेषों पर बनते हैं, या इन्हीं के द्वारा एक मौसम से दूसरे मौसम में जीवित रहता है। इसका जो मुख्य रूप से जो इसका निर्माण होता है वो जो खेत के आसपास जो है वो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो पत्तियों के अवशेष होते हैं, वहाँ पर ये जो है वो एक प्रकार से परपोषी के रूप में पड़े रहते हैं, और फिर जब हम उसमें फसल लेते हैं तो हमारी फसल पे जो है वो आ जाते हैं। और जब इनके अनुकूल फेवरेबल कंडीशन होती है, जब ड्राई ह्यूमिड एरिया, जब ड्राई मौसम होता है और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, उस समय ये पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और फसल को प्रभावित जो है वो करते हैं। यानी जो आसपास फसल के जो अवशेष होते हैं, पत्तियां होती हैं और फसल के अवशेष पड़े होते हैं, उस पर ये प्रमुख रूप से इनका ग्रो जो है वो ये उगते हैं, अंकुरण इसका वो जो सड़े गले पदार्थों पे जो है इनका अंकुरण होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगले मौसम में क्या करते हैं, क्लाइस्टोस्थीरियम की भित्ति का विघटन होने पर इस बीजाणु के बाहर निकल आते हैं और नई फसल की भूमि के समीप वाली पत्तियों पर सबसे पहले संक्रमण करते हैं। रोग का द्वितीय संक्रमण प्राथमिक संक्रमण से बने कवक जाल द्वारा उत्पन्न कोनिडियम से होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हम अगले वर्ष क्या करते हैं, फसल को लेते हैं, तो फेवरेबल कंडीशन प्राप्त करने पे ये जो आसपास जो है वो जो फसल होती है जिसका प्रमुख रूप से पैथोजन होता है उस पर अटैक करते हैं। पहले प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, फिर ये अपने माइसीलियम को क्या करते हैं, पूर्ण रूप से ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, और पूरे प्लांट्स को जो है वो अटैक जो है वो करने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इनके कोनिडियल होते हैं, ये प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है, यानी जो इनके कोनिडिया होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं इनके, उसका प्रकीर्णन वायु के द्वारा भी, यानी हवा के द्वारा भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है। यानी कहीं भी इसका रोग है, अगर वहाँ हवा गति तेज होती है तो एक पौधे से दूसरे पौधे में भी इसके जो कोनिडियल होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो पहुँच जाते हैं और दूसरी फसल को, पास की दूसरी फसल को भी इन्फेक्ट जो है वो करने लगते हैं, ठीक है ना। इसके अनुसार भारत में रोगावर्तन मटर के बीजों की उपस्थिति प्रसुप्त कवक जाल के द्वारा होता है, ठीक है ना।
तो इंडिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा ये रोग इस प्रकार से प्रभावित जो है वो करता है। ठीक है, कई प्रकार से इसके कवक जाल माइसीलियम प्रसुप्त रूप में सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन इनको प्राप्त हो जाती है तो ये पुनः सक्रिय हो जाते हैं और फसल को क्या करते हैं, प्रभावित जो है वो करने लगते हैं। ठीक है, यदि बीजों का उष्ण जल उपचार किया जाता है तो कुछ कम उत्पन्न जो है वो होता है। ठीक है, तो यदि हम अगर बीज जो हमारे रोग ग्रसित बीज हैं उसको हम गर्म जल से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लगभग 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम अगर बीजों को उपचारित करते हैं गर्म पानी में, तो इसके जो पैथोजन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसको हम बोने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। ये ज़्यादा शुष्क मौसम में रोग जो है वो ज़्यादा फैलता है। ठीक है, जब ड्राई कंडीशन होती है इन्वायरमेंट की तो इस रोग के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चूड़ित आस्था रोगों के विकसित होने एवं प्रसार पर फैलने में तीन प्रमुख रूप से क्या रख होते हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता एवं प्रकाश। ठीक है, इस रोग का तीन प्रमुख कारक जो होते हैं, तीन प्रकार के मुख्य रूप से इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसके द्वारा यह रोग प्रमुख रूप से फैलता है। कौन कौन से, पहला टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी और तीसरा क्या होता है, लाइट। क्या होता है, टेम्परेचर होता है और तीसरा क्या होता है, ह्यूमिडिटी, और लास्ट क्या होता है, लाइट। ठीक है ना, ये तीन फैक्टर जो होते हैं वो इस रोग को फैलने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये तीनों रोग जो फैक्टर होते हैं वो रोग को फैलाने में काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। अगर इस तरह की फेवरेबल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन इसको प्राप्त हो जाती हैं, उचित तापमान, उचित प्रकाश, उचित आर्द्रता, तो यह रोग भयंकर रूप से जो है वो फैल सकता है और फसल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। जनरली जो लेट सोइंग हम करते हैं, जब हम फसल की लेट बॉय करते हैं तो यह रोग फैलने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगा इसके नियंत्रण की। ठीक है, इसका जो होता है, ये अंकुरित होने के लिए 70% आर्द्रता होनी चाहिए और लगभग 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। इनका अंकुरण जो होता है वो 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम होता है। ठीक है ना, और जल की उपस्थिति जो है वो जलांश की वो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है ना, तो इनका जो है वो ड्राई कंडीशन में क्या होता है, ये रोग ज़्यादा फैलता है। अगर बरसात हो जाए, इस रोग में क्या होता है, अगर बरसात हो जाती है तो ये रोग जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, यानी पत्तियों पे इसके जो स्पोर्स होते हैं वो धुल जाते हैं और ये रोग जो है वो फैलने के चांसेस कम होते हैं। ड्राई कंडीशन में इसके स्पोर्स आसानी से चिपके रहते हैं पत्तियों पे और इसके फैलने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाती है। अगर बरसात हो जाती है, वर्षा हो जाती है, तो इसके रोग के फैलने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आर्द्रता, वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है और वर्षा का जल जो है वो इसको स्पोर्स को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे इसके कंट्रोल की। ठीक है, कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है ना, तो कंट्रोल, प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, रोग आने ही ना पाए उसके पहले ही हमको जो है वो प्रबंध की विधियों को विकसित जो है वो करना होगा। ठीक है ना, पहले से हम सजेस्ट रहें कि हमारी फसल पे कोई रोग का प्रकोप ना होने पाए। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हमको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। ठीक है, अलर्ट ये रहना होगा कि हमेशा खेत को अच्छे से साफ़ सुथरा रखें। गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, जो सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं, जो मृदा जनित रोग होते हैं, पैथोजन होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सनलाइट में नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, दूसरी चीज़ जो आसपास के खरपतवार हों, ठीक है, आसपास के जो सड़े गले पत्तियां हों, फसल के अवशेष हों, खरपतवार हों, उनको बिल्कुल एकत्रित करके जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इनके जो स्पोर्स होते हैं, इनके पैथोजन होते हैं रोग के, वो उस पर क्या होते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं और जब हम फसल को लेते हैं अगले वर्ष तो फिर उसमें ये इन्फेक्टेड जो है वो कॉज कर देते हैं। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होता है, ये चूड़ित आश्रिता रोग जो मटर में होता है, इसका जो मेन कैजुअल ऑर्गन, जो मेन इसका फैलाव होता है, वो तमाम प्रकार के खरपतवार के या फिर सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, पत्तियों के अवशेष होते हैं, फसल के अवशेष होते हैं, वो ही उन्हीं के द्वारा यह रोग फसल में, मुख्य फसल में जो है वो फैलता है। तो इसका नियंत्रण हमेशा समय से जो है वो कर लेना चाहिए। ठीक है,
और क्या करना चाहिए कि फसल की कटाई के बाद खेत में पड़े रोगी पौधे और शेषों को एकत्र करके क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। और दूसरी चीज़, फसल की देर से बुआई करनी चाहिए तथा तरकारी के लिए मटर की अगेती किस्म बोनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो फसल की समय से बुआई करना चाहिए। ठीक है ना, फसल की टाइमली जो है वो बुआई करना चाहिए। और सब्जी की फसल ले रहे हैं तो सब्जी की फसल भी समय से बो देना चाहिए। ठीक है, तो मीडियम मतलब कि जब तापमान मीडियम रहे, ठीक है, जब तापमान जो है वो 20 से 25 डिग्री रहे, ठीक है, उससे डाउन होने के चांसेस रहे, उस समय सोइंग जो है वो कर देना चाहिए। ना बहुत अर्ली सोइंग करना चाहिए, ना बहुत लेट सोइंग करनी चाहिए। बहुत अर्ली सोइंग, अगेती सोइंग करने से भी इस रोग के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बहुत देर में अगर हम सोइंग करते हैं, जब फसल को फलियाँ आने का टाइम होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उस कंडीशन में भी ये रोग फैलने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो ड्राई इन्वायरमेंट इसके लिए नुकसानदायी होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से फसल को लेनी चाहिए। और अगर इस रोग का फैलाव हो जाता है तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गंधक का चूर्ण 200 में, और उसको जो है वो डस्टिंग करना चाहिए। ठीक है ना, और सल्फैक्स या फिर क्या करना चाहिए, सल्फैक्स 2.5 ग्राम प्रति लीटर जल या फिर कैराथेन 2 ग्राम प्रति लीटर जल या हेक्सॉल अथवा किसी अन्य दूसरे निलंबनशील गंधक या कवकनाशी से 3 ग्राम प्रति लीटर जल के हिसाब से जो है वो छिड़काव इसका करना चाहिए। ठीक है ना, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो गंधक चूर्ण आता है, जिसे उसको जो है वो उसको डस्टिंग करना चाहिए। या फिर जो है सल्फ़र आता है, सल्फ़र लगभग 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से जो है वो स्प्रे करने से इस रोग से फसल को बचाया जो है वो जा सकता है। ठीक है ना, अगला चीज़ क्या है कि कई सारे कवकनाशी होते हैं, इससे बीज को शोधित करना चाहिए। ठीक है, तो बीज का चयन रोग मुक्त क्षेत्रों से ही करना चाहिए, जहां प्रमाणित बीज का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। ठीक है ना, तो हमेशा जो है वो जहां से भी आप बीज को खरीद रहे हैं तो हमेशा अच्छी संस्था से भी, एक मानक संस्था से ही बीज को खरीदना चाहिए और सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज को ही बोना जो है वो चाहिए। ठीक है ना, और इसमें क्या करना चाहिए कि कई प्रकार के कवकनाशी होते हैं, जैसे कैप्टान, ठीक है, थायरम, ठीक है, आदि से बीज को शोधित करके बोना चाहिए, जिसकी 2.5 ग्राम प्रति किलो की मात्रा जो है वो थायरम, कैप्टान, कैम आदि कवकनाशियों को 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जो है वो करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि इनके जो स्पोर्स होते हैं, जो इनके माइसीलियम जो पैथोजन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और बीज में फिर बीज से द्वारा वो रोग जो है वो फसल में प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है ना, इससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। कई सारी रोग प्रजातियां हैं, जैसे मटर की रोग रोधी किस्में हैं, T10, T56, P185, P283, P जो है वो 6583, तो ये सारी किस्मों को जो है वो बोना चाहिए। ठीक है, ये रोग रोधी किस्में हैं जिसको हम बोने के लिए प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। इसमें जो है वो रोगों को सहन करने की क्षमता जो है वो होती है और रोग प्रभावी जो है वो नहीं हो पाता है। और इसी के द्वारा जो है कुछ रोग रोधी किस्म NDVP4, ठीक है ना, जो कि NDUT यूनिवर्सिटी के द्वारा जिक्र की है, आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा एक किस्म डेवलप की गई है जिसे हम NDVP4 के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये इस रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। और एक किस्म और है अर्काजीत जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, अर्काजीत जो है वो बेंगलुरु में विकसित किया गया है, जो इस रोग से जो है वो प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है ना, NDVP4 कहाँ से विकसित किया है, NDUT फैजाबाद अयोध्या से, NDUT आचार्य नरेंद्र एग्रीकल्चर एंड यूनिवर्सिटी से, यानी आपका फैजाबाद यानी अब अयोध्या हो गया है, तो वहाँ से एक किस्म विकसित की गई है। और एक अर्काजीत किस्म है जो है आपके बेंगलुरु से विकसित की गई है, इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, वहाँ से विकसित की गई है। इस किस्मों को बोना जो है वो चाहिए। ठीक है ना, ये रोग रोधी किस्में होती हैं। और अन्य कई किस्में हैं जैसे हंस, DRM 11, FC1, JMS 5, IP4, PM2, JP 83, आज़ाद P4 एवं पूषा पन्ना, ठीक है ना, इत्यादि जो है वो ये प्रतिरोधी किस्में हैं। ठीक है, तो इन किस्मों को बो करके हम अपनी फसल को इस रोग से जो है वो बचा सकते हैं। तो कई सारी महत्वपूर्ण विधियां मैंने आपको बताया जिसके द्वारा हम अपनी फसल को, मटर की फसल को इस घातक बीमारी से जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम उचित प्रबंधन करते हैं, खाद बीज दवा उचित प्रबंधन करते हैं, तो
इस रोग से फसल को आसानी से जो है वो बचाया जा सकता है। तो ये सारे मैनेजमेंट की विधियाँ प्रयोग करने से हम फसल को आसानी से इस बीमारी से जो है वो बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज का ये क्लास आपका यहीं स्टॉप होता है। हम नेक्स्ट क्लास में आपको नया टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।